अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बहुत दिनों से हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख के ऊपर। लेकिन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट कि हम तो वो रिपोर्ट करते हैं जो हमें इंटरेस्ट को होता है या हमें लगता है। बट आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर कि हम जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका एक्यूरेट ओपिनियन दें कि वो हमें उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में या जो भी हालात हैं उनके बारे में क्या बताते हैं। वी मस्ट नो what they are thinking and what they see over there। मुझे आज इंडिया टीवी से बड़े मशहूर और मायानाज जर्नलिस्ट हैं उनके, रोहित शर्मा, इन्होंने ज्वाइन किया। थैंक यू रोहित जी, एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम एंड थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। रोहित जी, मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है लद्दाख के ऊपर? क्या चाइना ने वाकई किसी जमीन पे कब्जा कर लिया है? क्या इंडिया को रिट्रीट करना पड़ा है? क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? दोनों साइडों से फौज को बढ़ाया जा रहा है, एयर पावर बढ़ाई जा रही है, वेयर विल इट एंड? देखिए, ये चीजें चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, चाइना हैज ऑलवेज एंटर्ड द एरिया ऑफ द अदर कंट्री। ये आज से नहीं है, ये बहुत साल से। 1962 में भी वो घुसे हमारे एरिया में, तब भी लड़ाई हुई। फिर उसके बाद 1967 में सिक्किम, जो कि आज हमारी एक स्टेट है, उस टाइम पे हमारी एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट थी, उसमें नाथुला के थ्रू घुसे, वहां पे लड़ाई हुई, वहां पे अच्छी डिफीट मिली उन्हें। फिर उसके बाद ये 80s में भी घुसने की कोशिश की जब हम बोफोर्स गन हमने खरीदी। अभी फिर इससे पहले डोकलाम में घुसे। तो इंडियन वो लोग क्लेम करते हैं क्योंकि ये बॉर्डर ऐसा है जिस बॉर्डर की क्लियर डिमार्केशन नहीं है। 1 किलोमीटर, अब एक कुछ इस तरीके का, जब बहुत दूर दूर तक बिल्कुल खाली जगह है और कोई वहां पे गांव नहीं है, वो 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं वहां पे, ऐसी हालत है। जो गांव है वो उस एरियाज में है जहां पे थोड़ी बहुत बारिश होती है तो कुछ खेती हो जाती है या भेड़ पाली जा सकती है, उस एरिया तक गांव है। उससे आगे बिल्कुल खाली एरिया है। तो पूरे लद्दाख की पॉपुलेशन आप अगर देखेंगे तो इट्स मिनिमल, मतलब कितना, 10-15 लाख। तो उस एरिया में वहां पे लोग रहते नहीं है, गांव है नहीं, तो वो डिमार्केशन नहीं होता है। तो क्या होता है कि जैसा कि कुछ हमारे रन एरिया में इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी होता है, ये हमारे अपने ऑफिशियल्स बोल चुके हैं कि कभी कभी पेट्रोलिंग करते हुए पाकिस्तानी साइड ऑफ पेट्रोल जो है वो हमारे एरिया में आ जाती है, अगर हमारी रोड ठीक है तो। कभी पाकिस्तान की रोड ठीक है तो इंडियन पेट्रोल पाकिस्तान में घुस जाता है, वहां से वापस आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ वहां का है। अब वो 2 किलोमीटर अंदर आए, कैंपिंग कर ली 2 रात के लिए, देन दे गो बैक। ऐसा इंडियन साइड का भी होता है, ये भी चला जाता है। डिमार्केटेड बॉर्डर है ही नहीं कोई, तो दे केम इन और आ करके फिर उसके बाद वो करते क्या है कि 2 किलोमीटर और फिर आगे अंदर आते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो कि इंडियन आर्मी ने फेस टू फेस, वहां पे गोली नहीं चलती उस एरिया में, वेरी पीसफुल बॉर्डर, फेस टू फेस हाथों से लड़ाई हुई, जिसमें कि हमारे भी मारे गए, उनके भी मारे गए। वो लोग, चाइना इतना सीक्रेट कंट्री है कि वो बताता नहीं है अपनी कैजुअलिटी। उनके भी, उन्होंने भी बहुत प्रेशर डालने के बाद 3-4 दिन बाद जाके एक्सेप्ट किया, ये कैजुअलिटी हमारी साइड पे भी है। तो ये समझिए कि इससे पहले डोकलाम का केस हुआ था, जो कि भूटान का एरिया, हमारा इंडिया ने कभी क्लेम नहीं किया हमारा एरिया, चाइना बोला हमारा है। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चाइना गए, उन्होंने बोला कि यार एक बात बताओ, सारी डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्या चाइना की होती है? तो उस बात पे वो चुप हो गए, राइट। तो उस पे डोकलाम एरिया में उन्होंने रोड फिर बनाने की कोशिश की, वो दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अ रोड। तो ये चीजें होती रहती हैं, और इस पर जब भी कभी होता है कि उस साइड वो साइड अब इंडिया को रोकती है और इंडिया उनको रोकता है, तो वो डिमार्केट बॉर्डर नहीं होने की वजह से। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। अच्छा, ये चीज सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है, चाइना जो है ये उसके साथ भी करता है, अपने दूसरे कंट्रीज के साथ, दूसरे वियतनाम के साथ भी उसके साथ प्रॉब्लम है, उसकी वो 9 डैश लाइन जो है उसमें भी प्रॉब्लम है, उसका वो फिलीपींस के साथ भी प्रॉब्लम रखता है, वो सबके साथ रखता है, वो सबकी लैंड को अपना बताया। अब तो व्लादिवोस्टोक भी उसने अपना बताना शुरू कर दिया। भाई 1800 में आपके पास था, तो यार उससे बड़ा क्लेम तो हमारा पाकिस्तान पे बनता है। भाई एग्जिस्टेंस समझो ना आप, आज की डेट में क्या है, पाकिस्तान इज अ सेपरेट कंट्री, सॉवरेन कंट्री। ऐसे ही व्लादिवोस्टोक इज अ रशियन एरिया, आज आप उसको क्लेम करने लगे हो। तो ये दिस इज जस्ट
ग्लूटनी यानी कि ठीक है। अब शर्मा जी प्रॉब्लम एक है, क्योंकि जब चाइनीज मीडिया को मैं देखता हूं और या प्रो चाइनीज मीडिया को, बाय द वे मैं भी प्रो चाइनीज मीडिया में आऊंगा, मैं पहले से एडमिट कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई मीन मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बड़े ईमानदार आदमी, बहुत ईमानदार हैं आप बड़े ईमानदार आदमी हैं। थैंक यू, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। हाँ देखिए वो बात यह है कि सच बोलेंगे तो मसले का हल करेंगे ना, झूठ बोल के तो हल नहीं मिलेगा कोई। अच्छा, राइट। चाइनीज मीडिया का या प्रो चाइनीज मीडिया का यह ख्याल है कि जब से सी पैक इन इफेक्ट आया है, आपको लद्दाख और ये सारा एरिया जो है ना, इस संकियांग वगैरह, इसकी एकदम से याद आ गई, वरना आपको याद नहीं थी। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो बेस है वो आपने अमेरिकन को देना है, वो सी पैक को बनने नहीं देगा। सो दीज आर दी एम्बिग्विटीज जिसके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए ऐसा है कि आपने बोला सीपैक से प्रॉब्लम है, सीपैक से प्रॉब्लम तो है ही। जिस एरिया को इंडिया अपना क्लेम करता आया, सीपैक उसमें से निकल रहा है, राइट। और बड़ा कैंडिड जवाब मैं आपको दूंगा। मैं 20 साल से इंटरनेशनल अफेयर्स कवर कर रहा हूं। कुछ मैंने ऑफ द रिकॉर्ड्स बात की हैं लोगों से, जिसको शायद मैं यहां पे क्लियरली ना बोलूं, लेकिन थोड़ा हिंट जरूर दूंगा। ऐसा है कि एक क्योंकि वो हमारे एरिया में से निकल रहा है जिसको इंडिया क्लेम करता है। अगर सी पैक को इंडिया क्लेम ना करे, ये ना बोले कि वो इलीगल है, तो क्या इंडिया ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो आप पाकिस्तान की जमीन हो गई? भाई सीधी बात है ना। तो ये स्टैंड तो पहले से पाकिस्तान को पता होना चाहिए था कि इंडिया कभी क्लेम नहीं करे, क्या कभी मानेगा सीपैक को, तो इंडिया में आप ज्वाइन करने के लिए कैसे बोलेंगे? और क्यों बोलते हैं जब आपको पता है? या तो आप बोल दीजिए ठीक है हमारे कंट्रोल में इंडिया का एरिया है, तब तो इंडिया ज्वाइन करे, मान लेते हैं, ठीक है। अब जहां तक बात है अमेरिकन बेस की, भाई अमेरिकन बेस जो है वो आपके लिए या हमारे लिए खतरा नहीं है, वो पूरे रीजन के लिए खतरा होता है। अमेरिका वो कंट्री जिसने सद्दाम हुसैन को हथियार दिए थे, ठीक है, तो अब उसी को उन्होंने गिरा दिया। अमेरिका वो कंट्री है जो कि दूसरे कंट्रीज को, कुवैत को भी हथियार देता, कुवैत को भी मारा उसने, सऊदी अरेबिया को भी देता है, कुवैत को भी देता है, ईरान को भी, सॉरी इसको भी देता है, इराक को भी देता है, और दूसरे कंट्रीज को भी देता है। भैया इन सब कंट्रीज का राजा कौन था? तो जब अमेरिका इन सबको हथियार देता था और इन्हीं को इसने गिरा दिया, तो यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट कंट्री। मे बी मेरे जो दूसरे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं वो इस बात को पसंद ना करें, और हो सकता है मेरा वीजा 4 बार रिजेक्ट हो इस पे, लेकिन द फैक्ट इज फैक्ट। दूसरी चीज कि अगर हम यहाँ पे अमेरिकन बेस में, इंडिया ने आज तक कहीं अपना बेस, अपने कंट्री में किसी का बेस नहीं बनने दिया है, और ना इंडिया चाहता है। इंडिया ने पूरे जो हमारी सार्क कंट्रीज हैं उसमें ही बेस का मतलब पसंद नहीं किया है। श्रीलंका में कोई बेस नहीं था, अभी एक हम्बन टोटा बना है, अब वो कब तक आएगा वी डोंट नो, बट हम्बन टोटा एक बन रहा है। अभी पाकिस्तान एक बना रहा है चाइना के लिए, चाइना बना रहा है वहां पे ग्वादर, ठीक है, तो वो चाइना के पास है, चाइना का बेस नहीं है, राइट। इंडिया विल नेवर लव अ बेस इन पाकिस्तान और इन इंडिया, बिकॉज अमेरिका, हम लोग पाकिस्तान से, और अपन तो लड़ते रहे ना 70 साल से, तो हम लोग तो आपस में कोएग्जिस्ट कर गए, लड़के भी कोएग्जिस्ट करना सीख गए, लेकिन वो एक बाहर वाला आएगा जो कि मच मोर पावरफुल है, वो एक प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान के लिए हम कभी नहीं चाहेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि 1980s में जब पाकिस्तान लड़ रहा था सोवियत यूनियन से, अफगानिस्तान में घुसा हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या नजरिया था? क्या इंडियन गवर्नमेंट को यह पसंद था कि वहां पे सोवियत यूनियन हो? भले ही सोवियत यूनियन हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, लेकिन राजीव गांधी गवर्नमेंट वाज स्केप्टिकल अबाउट इट। राजीव गांधी गवर्नमेंट पसंद नहीं करती थी कि वहां पे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन बैठा हो, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान में घुसा तो इंडिया में घुसने में कितना टाइम लगेगा। उसकी भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात पे भी ये मैंने आर्टिकल्स पढ़े भाई, मैं तो उस समय तक बहुत छोटा था, मैं तो पढ़ाई में कर रहा था, तो उस समय के आर्टिकल्स ये बताते हैं कि राजीव गांधी गवर्नमेंट वाज इसे स्केप्टिकल अबाउट इट, एंड जब 79 जब सोवियत यूनियन घुसा इस एरिया में अफगानिस्तान में, तो उसके बाद से ही इंडिया की जो डिफेंस परचेजेस थी सोवियत यूनियन से बाहर चली गई। आपने मिराज खरीदा, आपने बोफोर्स खरीदी, राइट, आपने और 10 चीजें खरीदी, राइट, सॉरी फॉर दैट, आपने और 10 चीजें खरीदी। क्या आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, आपने और 10 चीजें खरीदी,
वो भी बाहर से। आपने सबमरीन्स बाहर से खरीदनी शुरू करी, फ्रेंच इंपोर्ट शुरू किए, आपने डिपेंडेंस सोवियत यूनियन पर खत्म कर दिया। क्या सोच के? सोवियत यूनियन तो आपको सामान दे रहा था, मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा था, ये सोच के कि कल अगर वो घुसा पाकिस्तान में तो वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो हम उसी के मिलिट्री हार्डवेयर से उससे कैसे लड़ेंगे। ये बात सोचने वाली बात है। इंडिया कभी बेस पसंद नहीं करेगा, एंड दिस इज अ हार्ड फैक्ट। ओके, वेरी क्विकली माय लास्ट क्वेश्चन इज कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश वाले जो हैं लोग, उनको कहा कि उनको वीजा की जरूरत नहीं है चाइना आने के लिए। दैट मीन्स कि अब वो डायरेक्टली आपके सिटीजन्स को इंसाइट करना शुरू कर दिया टू स्टैंड अप टू यू ऑन, आई डोंट नो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू आंसर दैट क्वेश्चन, बट कैन यू टेल मी कि जो सेसेशन मूवमेंट्स हैं इंडिया में, क्या उनमें स्ट्रेंथ आ रही है इन बातों की वजह से? देखिए, आपका ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स किस कंट्री में नहीं? हर कंट्री में। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनपीओ। यूएनपीओ इज वो जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका फुल फॉर्म में एसोसिएटेड नेशंस एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। उसमें करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग है। उसके मेंबर्स हर कंट्री से हैं लगभग। उसमें आप देखेंगे तो कभी कभी उसमें सिंध ऐड हो जाता है, कभी उसमें बलूचिस्तान ऐड हो जाता है, फिर बलूचिस्तान बाहर निकल जाता है, फिर उसमें कश्मीर ऐड हो जाता है। ऐसे होता रहता है। चाइना के भी 5-6 उसमें हैं, राइट। तो ये सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट होता क्या? आप 15 आदमी लेके खड़े हो जाइए, वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट एक फ्लैग लगाएंगे और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपका मूवमेंट खड़ा हो गया। तो यू विल हैव टू लुक एट इट कि वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है कितने। इस तरीके से हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह बोला जाता है कि सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन चल 5 आदमियों को, 10 आदमियों को जो कि अपना कुछ जुगाड़ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपना। लेकिन मुझे शर्मा जी, मुझे हैरानी इस बात पे है कि जब एक मुल्क किसी मुल्क के वासियों को इस तरह की बात करता है तो वो बराह रास्त अंदर जाके बात कर रहा है। इस पे तो आपके फॉरेन ऑफिस को तो प्रोटेस्ट करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। नहीं, एक चीज, वो वहां से कुछ भी बोले, अगर हम बोले, इंडिया बोले बलूचिस्तान से कोई भी आएगा हम उसे वीजा की जरूरत नहीं है, आ जाए, तो उस पर क्या पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस रिएक्ट करेगा? मुझे तो नहीं लगता। क्यों भैया? पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस बोलेगी यार, मैं तो करूंगा ना। चले, मैं तो अपनी जवाब दे देता हूँ, आप भी करेंगे अगर आप मेरी जगह होंगे तो? नहीं, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस सबसे पहले ये बोलेगा सॉरी, जो भी जाएगा पहले तो हमारे पास आएगा, हम यहाँ से जाने ही नहीं देंगे, राइट। तो उस पर रिएक्ट करने का मतलब नहीं बनता। दूसरी बात, चलिए ठीक है, ये बात, चाइना की एक पॉलिसी बड़ी अच्छी है। जिस भी किसी डेलीगेशन में कोई अरुणाचल का आदमी होता है, वो डेलीगेशन चाइना नहीं जा पाता, जाने भी नहीं देते। इससे पहले कई बार हुआ। हमारे एक मिनिस्टर हैं जो कि इंसिडेंटली उस समय जब यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे, होम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर होम थे, नाम है उनका किरण रिजिजू। अब वो किरण रिजिजू स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम होते हुए भी चाइनीज प्रेसिडेंट की विजिट से दूर रखा गया उन्हें। भैया क्यों? इसलिए कि वो अरुणाचल के थे। आप एक तरफ अरुणाचल का कोई भी मिनिस्टर नहीं पसंद कर रहे हैं, आप एक तरफ अरुणाचल का कोई भी आदमी डेलीगेशन में नहीं आने दे रहे हैं, आप स्टेपल्ड वीजा दे रहे हैं। जिस पे आप स्टेपल्ड वीजा दे देते हैं वो विजिट इंडिया कैंसिल कर देता है, पूरा डेलीगेशन ही कैंसिल कर देता है। अब आप बोल रहे हो कि उसको वीजा की जरूरत नहीं है। यार ये चीजें आप व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, तो चाइना भी कई बार बोलता है कि अच्छा ये अरुणाचल का ना, ठीक है, इसको वीजा दे दो, और स्टेपल्ड वीजा मत देना, चुपका के देना, पैसा लेके आ रहा है। अभी चाइना का, अरुणाचल का एक आदमी जाए बिजनेस करने, वो फट से दे देगा। ये इश्यूज चाइना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बनाता है, जब एक्चुअल बिजनेस आता है तो वो तो भूल ही जाते हैं ना। मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैंने तो रिएक्ट करना ही नहीं, मैंने अरनाब भी बनना, मैं मुबशर ही रहूंगा, और मैं बट किसी और प्रोग्राम में जिसमें हम डिसाइड करेंगे ना पहले से कि आज हमने आमने सामने भिड़ना है, फिर हम सवाल जवाब भी कर लेंगे। बट शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आई विल कीप ऑन रिक्वेस्टिंग यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड आई होप यू विल ग्रेस अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप सुन रहे थे बातें रोहित शर्मा की, इंडिया टीवी से इनका ताल्लुक है, और उन्होंने खुलकर बातें की कई मौज़ूआत के ऊपर, स्पेशली चाइना, इंडिया और कुछ पाकिस्तान के ऊपर भी। आप कमेंट्स अपनी राय भेजिएगा, अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी भेजें, अगली बार जब भी होंगे
we will try and put those questions to him. Allah Hafiz.